हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ मच अवेटेड स्क्रीम 6 को, जिसके राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं सेम पिछले पार्ट वाले। स्क्रीम 5 के बाद की कहानी है, तो पहले आपको पिछले पार्ट देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर इसमें हुआ क्या। पूरी फ्रेंचाइज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ फुल डिटेल में, उन्हें आप देख सकते हो इस वीडियो से पहले। और अगर आप एक स्क्रीम फैन हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और अगर नहीं हो तो बन जाओगे, एक बार फ्रेंचाइज चेक करो। खैर, सारे रेफरेंसेस डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ जो आप मिस कर गए, और उन्हें जानकर ये मूवी आपके लिए डबल स्पेशल बन जाएगी, इसलिए स्पॉयलर्स तो इसमें होंगे ही। आई होप मूवी आपने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो गेस करना कि इस बार घोस्टफेस कौन होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि घोस्टफेस 2 थे, रिची और एम्बर, जो कि अपनी खुद की स्टैप फिल्म बना रहे थे, जिसकी विलन वो बनाना चाहते थे सैम को, लेकिन आखिर में दोनों मारे गए। ये मूवी स्टार्ट होती है उसके 1 साल बाद, और हमेशा की तरह एक फोन बजने से। ये फोन बज रहा है न्यूयॉर्क के एक बार में, जहाँ पर हम देख पाते हैं लॉरा क्रेन को। लॉरा सिडनी का फेक नाम था स्क्रीम 3 में, और इसका लास्ट नेम रेफरेंस है साइको की ऑलमोस्ट लीड कैरेक्टर मैरियन क्रेन का। ये फिल्म प्रोफेसर है ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर ये आई है अपने टिंडर डेट रजी से मिलने। रजी उससे फोन पर बात कर रहा था, और वो उसे बता रही थी 20वीं सदी की स्लैशर्स के बारे में, जिनमें होता था मास्क वाला किलर, एक फाइनल गर्ल और कुछ बेसिक रूल्स जो आप सब जानते हो। तब रजी बोलता है एक 20वीं सदी की स्लैशर का डायलॉग, व्हाट्स योर फेवरेट स्कैरी मूवी। ये डायलॉग है स्क्रीम का, जिसका 6 पार्ट हम देख रहे हैं, और उसी में उसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। अगर सवाल आपको क्लेवर लगा तो जवाब सुनो। लॉरा कहती है नॉट दैट वन, यानी कि स्क्रीम तो मेरी फेवरेट है नहीं। ये कमाल का मेटा ह्यूमर सिर्फ इसी फ्रेंचाइज में हो सकता है। अब आप जानती हो कि स्लैशर्स का एक रूल ये भी होता है कि अनजान फोन कभी आंसर मत करो। ये बात रेजी ने उसे बताई, और हम सब जानते हैं कि ये स्केरी मूवी वाला सवाल हमेशा करता है घोस्टफेस। खैर, रेजी को बाहर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने लॉरा को बाहर बुला लिया एक सुनसान अंधेरी गली में, और वो चली भी गई जबकि ये पढ़ाती है स्लैशर्स। इसके साथ एक जानलेवा प्रैंक हो गया, क्योंकि रेजी निकला घोस्टफेस, जिसने कई बार स्टैब करके उसे मार डाला। इसका फेट भी मैरियन क्रेन वाला हो गया। खास बात यह है कि इस बार जब घोस्टफेस ने अपना चाकू स्लैश किया तो इंट्रो खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके मास्क पर गिर गया लॉरा का खून, क्योंकि इंट्रो अभी एंड हुआ नहीं। उसने अपना मास्क हटाया, और यहाँ पहले 5 मिनट के अंदर ही घोस्टफेस रिवील हो गया। इसका नाम है जेसन कार्वी, जो किसका रेफरेंस है आप जानते हो, और ये स्टूडेंट है लॉरा का। वहीं पर कपड़े चेंज करके वो चुपचाप चल दिया। तभी रास्ते में उसे मिल गई टेरा, यानी कि जेना ओर्टेगा, जो कि अब काफी फेमस हो चुकी है। ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और फिलहाल अपने दोस्तों के साथ वो जा रही है एक पार्टी में। जेसन उससे पूछ रहा था उसकी बहन सैम के बारे में। इसके बाद वो पहुंच गया अपने रूम पर, जहां वो ढूंढ रहा था अपने रूममेट ग्रेग को। अपना मास्क उसने रख दिया एक और मास्क के साथ, और यहाँ पर हम जान पाए उसका मोटिव। ये भी एक स्टैफ फैन है, और ग्रेग के साथ मिलकर इसने प्लान किया है कि सैम और टेरा को मारेंगे, क्योंकि इन्हें पूरी करनी है रिची की मूवी। लॉरा को तो इसने ऐसे ही मार दिया खुंदस में, क्योंकि लॉरा ने इसे कम मार्क्स दिए थे। ये भी आयरनी है। तभी उसके पास ग्रेग का फोन आ गया, और वो बात कर रहा था घोस्टफेस की आवाज में। अब इसने जो टी शर्ट पहनी है वो डारियो अर्जेंटो की एक फिल्म है, और इनके रूम में ढेर सारे हॉरर मूवी पोस्टर्स लगे हैं, जैसे कि एल्फ्रेड हिचकॉक की साइको, वर्टिगो, और एक्सेसरीज भी सारी घोस्टफेस वाली रखी हैं। साथ ही कुछ पॉडकास्ट के भी पोस्टर्स हैं, जैसे कि द लास्ट पॉडकास्ट ऑन द लेफ्ट और वी हेट मूवीज। साथ ही टीवी पर ये देख रहा है जेसन टेक्स मैनहट्टन, जिसमें एक बड़ा हॉरर लेजेंड जेसन गया था न्यूयॉर्क में, और इस मूवी में भी एक बड़ा हॉरर लेजेंड घोस्टफेस आया है न्यूयॉर्क में, और तो और इसका नाम भी जेसन का ही रेफरेंस है। अब जल्दी वो समझ गया कि फोन पर ग्रेग नहीं था, क्योंकि उसके तो पीसेस पड़े थे फ्रिज में। अब ये सीन सिमिलर है फ्राइडे द 13th पार्ट 2 के इंट्रो से, जिसमें जेसन पहली बार किलर बना था। एलिस ने फ्रिज खोला था तो उसमें पड़ा था जेसन की माँ का सर, और तभी जेसन ने एलिस को मार दिया था। सेम वैसे ही यहाँ पर जेसन को मार दिया घोस्टफेस ने, जिसका मास्क है पुराना, जैसे कि माइकल का था ब्लम हाउस वाली हैलोवीन में। यहाँ पर घोस्टफेस ने चाकू स्लैश किया, तब जाकर खत्म हुआ इंट्रो में हमने 2 घोस्टफेस देख लिए, और एक को दूसरे ने मार दिया। ये डेफिनेटली कुछ अलग है। इसके बाद हम देखते हैं सैम को, जो कि थेरेपी ले रही है डॉक्टर स्टोन से, और यहीं पर रखी है पूरी एडम्स फैमिली। वेडनेसडे वो रही कोने में।
अब डॉक्टर स्टोन को सारी जानकारी चाहिए थी, इसलिए सैम ने बता दिया कि मेरे डैड बिली लूमिस एक साइको किलर थे जिनके ऊपर स्टैब मूवी बनी थी, और तो और मेरा बॉयफ्रेंड रिची भी एक साइको किलर था क्योंकि वो फैन था मेरे डैड का। पिछले साल उसने मेरे दोस्तों को मारा और मुझे और मेरी बहन को भी मारने की कोशिश की। लेकिन दिक्कत यह है कि अब सोशल मीडिया पर यह बात फैल चुकी है कि रिची बेचारा निर्दोष था, किलर थी सैम क्योंकि ये बिली की बेटी है। इसने सारे मर्डर्स किए और फंसा दिया रिची को, जबकि असल में रिची सैम को फंसाना चाहता था। यहाँ पर आप इंटरनेट की वो साइड देख रहे हो जो आजकल एकदम आम बन चुकी है। सारे गुनाह करके भी रिची बन चुका है हीरो और जिंदा बचने की वजह से सैम बन गई है विलन। सैम ने यह भी बताया कि मैंने रिची को 22 बार स्टैब करके उसका गला रेत दिया था, फिर उसे गोली भी मारी थी। बस ये सुनकर डॉक्टर भी घबरा गया और वो भी सोचने को मजबूर हो गया कि शायद इंटरनेट वाले लोग सच्चे हैं। तभी सैम ने बताया कि थेरेपी लेने की वजह यह है कि ऐसा करना मुझे ठीक लगा। अब डॉक्टर भी डर चुका था, वो कहता है कि मुझे पुलिस को यह सब बताना होगा। तब सैम उठकर वहां से चल दी और रास्ते में उसे दिखाई दी भारी पुलिस जो खड़ी थी जेसन की बिल्डिंग के बाहर, और बिल्डिंग का नाम है एल्म कोर्ट। वो टेरा के पास फोन करती है लेकिन वो नहीं उठाती। इसके बाद वो अपने फ्लैट में पहुंची ढेर सारे डोर लॉक्स खोलकर। वहां पर थी उसकी रूममेट क्वीन एक लड़के पॉल के साथ, जो कि हमें दिखाया नहीं गया। क्वीन उसे बता देती है कि टेरा गई है एक पार्टी में, और ये जानकर वो पार्टी की तरफ जा रही थी। तभी हम देखते हैं सामने वाली बिल्डिंग में रह रहे लड़के डैनी ब्रैकेट को, जिसे ये पसंद करती है लेकिन बोलती नहीं। इसका नाम रेफरेंस है हैलोवीन में लॉरी की फ्रेंड एनी ब्रैकेट का। उधर पार्टी में हम देखते हैं एक लड़की को जो बनकर आई थी वेडनेसडे, जिसका रोल करके जेना ओर्टेगा फेमस हो चुकी है, और जेना खुद भी इस पार्टी में मौजूद है। उसके साथ है चैड जिसके फेस पर पिछले पार्ट के निशान है, उसकी बहन मिंडी और मिंडी की गर्लफ्रेंड अनिका कयोको। ये रेफरेंस है द ग्रज की कयाको का, और ये खुद भी एक एशियन कैरेक्टर है। और साथ में चैड का रूममेट ईथन। घोस्टफेस बने लोग वहां पर भी थे क्योंकि घोस्टफेस काफी पॉपुलर है, और एक फीमेल हैरी पॉटर भी हम देख पाए। टेरा को मिल गया एक लड़का जो उससे पूछता है ओमेगा बीटा जीटा के बारे में, जो कि सोरोटी थी स्क्रीम 2 में जिसमें सिसी थी। टेरा अपना असली टाउन उसे नहीं बताती, नहीं तो कोई इसके पास नहीं आएगा। उसके साथ वो ऊपर जा रही थी, तभी बीच में आ गया चैड। वो दोनों भिड़ गए थे, तभी सैम ने बीच में आकर उस लड़के को टेजर करके बिछा दिया। सभी सैम को रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि हर कोई उसे पहचान गया। टेरा वहां से चली गई तो बाकी सब भी उसके पीछे चल दिए। वो सैम से नाराज थी क्योंकि सैम चाहती है कि टेरा भी थेरेपी ले और जो कुछ हुआ उसे फेस करे, जबकि टेरा ऐसा नहीं चाहती। वो नए शहर में आई है नए दोस्त बनाने, लेकिन सैम यहाँ भी उसके पीछे पीछे आ गई उसकी देखभाल करने, जबकि टेरा को ये नहीं चाहिए। वो चाहती है कि सैम उसे जाने दे। सड़क पर ही लेक्चर चल रहा था, तभी एक लड़की ने सैम के ऊपर पानी फेंक दिया, उसे हत्यारन बोलकर। कुछ ऐसी लाइफ ये जी रही है। वो घर पहुंचते हैं तो क्वीन टेरा को समझाती है कि सैम को बस तुम्हारी चिंता है। क्वीन बताती है कि जब मेरा भाई मर गया था तो मेरे डैड भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। तभी चैड वहां पर आ गया और हम देख पाए कि वो टेरा को पसंद करता है। इधर सैम नीचे बैठी थी, तभी वहां पर आ गया डैनी और हम देखते हैं कि ये तो इसका बॉयफ्रेंड है, इसने किसी को बताया नहीं। अचानक चैड उसे ऊपर बुलाता है तो डैनी भी उसके साथ ऊपर पहुंच गया। वो सब टीवी पर न्यूज देख रहे थे जेसन और ग्रेग के मर्डर की, जो कि इनके क्लासमेट थे, और क्राइम सीन पर पुलिस को मिली है घोस्टफेस कॉस्ट्यूम। बस ये सुनकर सैम तो सामान पैक करने में लग गई क्योंकि 10 मिनट के अंदर इसे शहर छोड़कर जाना होगा। इस सब बकवास में इसे नहीं पड़ना। ये सुनते ही चैड ने डैनी को भगा दिया और सैम एक नाइफ लेकर रेडी हो गई, लेकिन टेरा जाना नहीं चाहती। उसके मुताबिक इन मर्डर से हमारा क्या लेना देना, लेकिन लेना देना तो है क्योंकि एक घोस्टफेस ने इसके क्लासमेट को मार दिया। अगला नंबर क्या पता इसका हो। यहाँ पर मिंडी और एनिका वैसे ही एल्यूमिनियम टिन से पॉपकॉर्न खा रही है जैसा केसी बना रही थी मरने से पहले ओरिजिनल स्क्रीम में। टेरा क्वीन से कहती है कि अपने डैड को कॉल करो क्योंकि इसका डैड है एक पुलिस वाला, डिटेक्टिव बेली। जैसे ही उसने फोन मिलाया सैम का फोन भी बजने लगा और फोन था गेल का, लेकिन सैम ने सीधा ही काट दिया। क्वीन अपने डैड से उसकी बात कराती है तो वो उसे बुला लेता है स्टेशन क्योंकि क्राइम सीन पर मिला है उसका ड्राइविंग लाइसेंस। सैम चल दी और टेरा भी उसके साथ थी। तभी सैम के पास फोन आया रिची के नंबर से। इसने ये नंबर डिलीट नहीं किया। वो फोन उठाती है तो बात कर रहा था घोस्टफेस। वो बताता है कि जेसन और ग्रेग तुम दोनों को मारना चाहते थे, उससे पहले मैंने ही उन्हें मार दिया, लेकिन घोस्टफेस इन्हें क्यों बचाएगा क्योंकि वो खुद इन्हें मारना चाहता है, लेकिन पहले वो सैम को पनिश करेगा जो भी उसने किया उसके लिए। वो कहता है कि जरा संभल के, लेकिन सैम उल्टा उसे ही राग दे रही थी। तभी पीछे से आकर उसने टेरा को दबोच लिया, पर टेरा ने अकेले ही उसे दूर फेंक दिया और फिर वो दोनों भागकर चले गए पास के स्टोर में। लेकिन घोस्टफेस वहां भी आ गया और आमतौर पर ऐसा नहीं होता। एक कस्टमर उसके सामने आया तो घोस्टफेस ने उसे फाड़ दिया, दूसरा आया तो उसे भी। तब ओनर ने अपनी शॉटगन चला दी, लेकिन वो बच गया, बल्कि शॉटगन छीनकर उसने ओनर का सर उड़ा दिया। इससे पता चलता है कि घोस्टफेस एकदम अलग है क्योंकि छुपने छुपाने वाला काम ये नहीं कर रहा। अब तक सभी घोस्टफेसेस ने फेस रिवील हो जाने के बाद गन चलाई थी, लेकिन ये तो अभी से चला रहा है, वो भी शॉटगन।
खैर दोनों बहनें बैठी थी छुपकर, आई थी इस उम्मीद में कि भीड़ में बच जाएंगी, लेकिन इसने तो भीड़ ही खत्म कर दी। फिर भी दोनों बहनों ने मिलकर उसे दबा दिया और तभी पुलिस भी वहां आ गई, लेकिन तब तक वो जा चुका था मास्क वहीं पर छोड़कर। इस स्टोर का नाम है एप स्नेक, जो कि इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर वेस क्रेवन का नाम था जब वो एडल्ट मूवीज बनाते थे। बेली उन्हें दिखाता है कि जेसन के अपार्टमेंट में किलर ने ये मास्क छोड़ा था और यह है किसी रिची नाम के लड़के का, यानी कि पिछले पार्ट का घोस्ट फेस। और अब जो मास्क वो स्टोर में छोड़कर गया है वो भी अलग है उस मास्क से जो उसने खुद पहना हुआ था। उसका अपना मास्क काफी पुराना है। बेली उन्हें वो वीडियो दिखाता है जिसमें उस लड़की ने सैम के ऊपर पानी फेंका था। बहुत से लोग इसे ही किलर मानते हैं, इसलिए कोई सच में इसे किलर साबित करना चाहता है। तभी इसका लाइसेंस पड़ा था क्राइम सीन पर, जिससे पता चलता है कि वो इसका कोई खास है। वो उनसे बात कर ही रहा था कि तभी वहां पर आ गई एक FBI ऑफिसर जो कि है स्क्रीम 4 की किर्बी। अब ये एक FBI ऑफिसर है और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में ये वापस आएगी। कई महीनों से ये जेसन और क्रैक के ऊपर नजर रख रही थी क्योंकि घोस्टफेस से इसका भी काफी पुराना रिश्ता है। उसी की फाइल ये बेली को देने आई है ताकि इसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। सैम किर्बी को जानती है क्योंकि दोनों एक स्कूल में पढ़े थे। किर्बी इसकी सीनियर थी। वो स्टोर वाला मास्क भी वहां पर आ गया और उन्हें पता चला कि वो मास्क यूज किया था चार्ली और जिल ने, जो घोस्टफेस थे 2011 में, यानी कि स्क्रीम 4 में। खास बात यह है कि चार्ली ने ही किर्बी को मारने की कोशिश की थी, जिसके निशान आज भी इसकी बॉडी पर मौजूद हैं। तो ये घोस्टफेस पुराने घोस्टफेसेस के मास्क छोड़ता हुआ चल रहा है, वो भी उल्टे ऑर्डर में। सैम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे तो निकलना है, लेकिन बेली ने उसे साफ मना कर दिया। फिलहाल ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती। इसकी आईडी क्राइम सीन पर थी। उनके बाहर निकलते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया और वहीं पर मौजूद थी गेल। अब यहाँ पर वही मोमेंट बन रहा है जब सिडनी ने इसे पंच किया था। यहाँ पर पंच किया सैम ने, लेकिन वो बच गई। तब हाथ साफ कर लिया टेरा ने। ये दोनों इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि गेल ने पिछले पार्ट में बोला था कि उस मैसेकर के बारे में ये किताब नहीं लिखेगी, लेकिन इसने लिख दी। और जैसा कि ये हर बार करती है, इसने सैम के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा लिखा क्योंकि ये बिली लूमिस की संतान है। खैर गेल उन्हें बताती है कि उसने सिडनी से बात की और सिडनी तो यहाँ पर नहीं आने वाली। अपनी फैमिली के साथ वो एक सेफ जगह पर चली गई। जैसा कि आप जानते हो, इस फ्रेंचाइज की ये पहली फिल्म है जिसमें सिडनी नहीं है और वजह थी पैसे। स्टूडियो ने डील फाइनल नहीं की, जबकि फ्रेंचाइज बनाई सिडनी ने। बड़े आराम से उसे स्टोरी में से भी निकाल दिया। खैर उधर डॉक्टर स्टोन टीवी पर देख रहा था इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स और उसमें कैरेक्टर बोल रहा था कि यू आर नेक्स्ट। तो भी कोई दरवाजे पर आ गया जो कि था घोस्टफेस। टीवी के नीचे आप देख सकते हो डेड मीट का लोगो, जो कि एक फेमस यूट्यूब चैनल है और पिछले पार्ट में उनका कैमियो भी था। इससे साफ हो गया कि डॉक्टर भी एक हॉरर फैन है। खैर डॉक्टर को बड़े ब्रूटली उसने मार डाला। इसके बाद वो उठाकर ले गया सैम की फाइल ताकि सैम के ऊपर ज्यादा शक जाए। खैर अब बारी आती है रूल्स जानने की, जो बताएगी मिंडी। उसके हिसाब से इस बार बन रहा है रिक्वल का सीक्वल, जैसे आई थी हैलोवीन किल्स हैलोवीन के बाद। सीक्वल के रूल यहाँ पर नहीं लगेंगे क्योंकि अब बात हो रही है फ्रेंचाइज की, तो रूल लगेंगे फ्रेंचाइज के। पहला रूल यह है कि सब कुछ पिछली बार से बड़ा होगा, जो कि है भी एक बड़ा शहर। सेकंड रूल है कि जो पिछली बार हुआ था अब होगा उसका उल्टा। और थर्ड रूल यह है कि कोई भी सेफ नहीं होगा, पुराने कैरेक्टर्स भी नहीं, यानी कि गेल और किर्बी। लेकिन सबसे मेन बात उसने ये बताई कि एक फ्रेंचाइज को बचाने के लिए मेन कैरेक्टर को भी मारना पड़ता है। एग्जाम्पल उसने दिया हैलोवीन की लॉरी जो मरी थी रेजरेक्शन में, नाइटमेयर सीरीज की नैंसी जो मरी थी पार्ट 3 में, टेक्सास चेनसो मैसेकर की सैली जो अभी पिछले साल ही मरी थी, एलियन की एलन रिप्ली जो मरी थी एलियन 3 में, जिगसॉ जो मरा था सॉ 3 में, जेम्स बॉन्ड, ल्यूक स्काईवॉकर और टोनी स्टार्क जो सबको पता ही है कि कब मरा था क्योंकि उसके साथ MCU भी तो मर गया। हरमिंडी के कहने का मतलब यह है कि इनमें से कोई भी मर सकता है, सैम और टेरा भी। और जो नए कैरेक्टर्स हैं ये भी किलर हो सकते हैं। ईथन क्वीन जो अजनबी रूममेट्स हैं और एनिका जो गर्लफ्रेंड है मिंडी की। और इस फ्रेंचाइज का एक मेन रूल ये भी है कि लव इंटरेस्ट पर कभी भरोसा मत करो। पिछली बार सैम करके पछताई थी, लेकिन उन तीनों ने साफ बोल दिया कि अगर हम पर शक है तो तुम सब पर भी शक है। उधर बेली किर्बी को बताता है कि डॉक्टर स्टोन भी मारा गया और उसके पास से जो मास्क मिला है वो है रोमन का, यानी कि स्क्रीम 3 का घोस्टफेस। किर्बी उसे बताती है कि अभी 2 मास्क और आने बाकी हैं, यानी कि स्क्रीम 2 और स्क्रीम के घोस्टफेसेस के। इसका मतलब कि 2 मर्डर्स और हो सकते हैं। किर्बी का फोन बजा तो वो चली गई, लेकिन उसकी बातों से बेली को उसी के ऊपर शक हो गया, इसलिए बेली ने उसकी भी छानबीन शुरू करवा दी। इधर ये सब सैम के फ्लैट पर थे। चैड उन चारों के ग्रुप को नाम देता है कोर 4। कोर 4 ही पिछली बार बचा था और इनके मुताबिक इस बार भी बचेगा। तभी वो टीवी पर न्यूज देखते हैं जिसमें चल रही थी सैम की वही वीडियो और सैम को बताया जा रहा था प्राइम सस्पेक्ट। ये देखकर वो टूट गई तो कोर 4 ने उसे संभाला।
इधर डैनी भी वही न्यूज देख रहा था, तभी वो देखता है कि घोस्टफेस क्विन के रूम में आ चुका और उसे पता भी नहीं। वो चिल्ला चिल्ला कर सैम को बुला रहा था, लेकिन कोर 4 बिजी था। तब उसने सैम को फोन किया तो ये तीनों उसे छेड़ने लगे, इसलिए सैम ने फोन काट दिया। तभी चारों का फोन एक साथ बजा क्योंकि डैनी ने सबके पास भेजी एक फोटो जिसमें घोस्टफेस क्विन को मारा था। ये देखकर वो सब भागे तो घोस्टफेस ने क्विन की लाश उनके ऊपर फेंक दी जिसका गला कटा हुआ था। अब टेरा और चैड तो वहां से भाग गए कोर 2 बनकर। घोस्टफेस ने मिंडी की बाजू पर कट मार दिया और इसके बाद वो एनी के पेट को चीर रहा था। इतने में सैम चाकू लेने गई, लेकिन सारे चाकू गायब थे। तब उसने नाइफ होल्डर ही उसके मुंह पर दे मारा। टेरा ने देखा कि बाकी सब तो नहीं आए, इसलिए वो दोनों वापस गए, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो तीनों लॉक हो गए थे क्विन के रूम में, जहाँ बाथरूम में पड़ी थी पॉल की लाश। अब जाकर इसके दर्शन हुए। बाथरूम के रास्ते घोस्टफेस अंदर आ रहा था, पर किसी तरह इन दोनों ने दरवाजा ब्लॉक कर दिया। एनिका मर रही थी, इसलिए डैनी ने एक सीढ़ी अपने रूम से उन तक पहुंचा दी ताकि उसके ऊपर चढ़कर ये निकल पाए। सबसे पहले गई सैम, फिर गई मिंडी और आखिर में बारी आई एनिका की। लेकिन तब तक घोस्टफेस आ चुका था अंदर। उसने सीढ़ी हिलाकर एनिका को गिरा दिया और सर एक डंपस्टर पर लगने से वो मर गई। घोस्टफेस बड़े आराम से वहां से निकल गया। सब कुछ हो जाने के बाद वहां पहुंचा इथन। अब तक ये लाइब्रेरी में था। अपनी बेटी की मौत से बेली टूट चुका था, इसलिए ये केस उससे ले लिया गया। पर फिर भी वो पूरा ट्राई करेगा इस किलर को ढूंढकर मारने का। किर्बी और गेल भी वहां पहुंच गए और यहाँ दो पुराने कैरेक्टर्स एक बार फिर से मिल पाए। गेल उन्हें लेकर पहुंची एक पुराने थिएटर तक जो कि जेसन और ग्रेग के नाम था, और वो थी एक घोस्टफेस श्राइन। वहाँ पर मौजूद थी सभी 9 घोस्टफेसेस की कॉस्ट्यूम्स और यहीं से वो मास्क गए हैं। साथ ही घोस्टफेस के विक्टिम्स की चीजें भी वहाँ मौजूद थी, मतलब कि पूरी फ्रेंचाइज का सामान यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि बिली की टी शर्ट, उसकी माँ की ड्रेस, स्टू का रोब, टैटम की ड्रेस, केसी के बॉयफ्रेंड स्टीव की जैकेट, वो टीवी जिससे स्टू मरा था, वो चाकू जिससे केसी मरी थी, सिडनी के कॉलेज वाला टॉप, जिल के कपड़े जो किर्बी की दोस्त थी, प्रिंसिपल हिमरी के कत्ल का सामान, केसी को जिस पर लटकाया था वो रस्सी, रैंडी की स्टोर वाली टी शर्ट जो चैड और मिंडी का अंकल था, साथ में वो चाकू भी जिससे किर्बी पर अटैक हुआ था, गेल की बुक्स, डोई का सामान और स्टैब मूवीज की चीजें। वैसे सारा सामान एविडेंस है, लेकिन आजकल पैसा हो तो कुछ भी मिल जाता है। जेसन और क्रैक को मारने से पहले किलर यहाँ से सारे मास्क ले गया। सैम पहुंच गई अपने बाप की कॉस्ट्यूम के पास और तभी वो उसे फिर से देखने लगा। किर्बी और मिंडी साथ में बैठकर बातें करने लगे क्योंकि दोनों ही हॉरर मूवी फैंस हैं। सामने रखा था वो टीवी जिससे स्टू मरा था, लेकिन मिंडी को लगता है कि वो मरा नहीं, जो कि हर एक फैन को लगता है। दोनों बहस करने लगे मूवीज को लेकर। किर्बी सवाल पूछ रही थी और जवाब दे रहे थे दोनों। देखना था कि कौन है असली हॉरर फैन। किर्बी ने पूछा बेस्ट नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, तो दोनों ने बोला ओरिजिनल, जो कि केसी ने भी बोला था स्क्रीम में, और वो भी बनाई थी इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर वेस क्रेवन ने। फिर पूछा बेस्ट फ्राइडे द 13th, तो मिंडी ने बोला पार्ट 2 और किर्बी ने बोला पार्ट 4, क्योंकि बचपन में उसे टॉमी पसंद था। हालांकि ये दोनों पार्ट्स बेस्ट तो है नहीं। फिर दोनों ने एक साथ बोला कि साइको 2 अंडररेटेड है, जो कि ठीक है। फिर उन्हें चुनना था ओरिजिनल और नई कैंडीमैन के बीच में, तो दोनों ने चुना दोनों को। इससे आपस में रिस्पेक्ट बढ़ गई। यहाँ पर गेल सैम से वही सवाल पूछती है जो कि हम भी पूछना चाहते हैं, तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? सैम बताती है कि फिलहाल मॉम से इनकी बोलचाल बंद है क्योंकि वो सैम से बात नहीं करती, इसलिए टेरा उससे बात नहीं करती। इस वक्त टेरा और किर्बी दोनों सेम पेज पर हैं क्योंकि दोनों ही घोस्टफेस के अटैक से जिंदा बच गई थी, इसलिए किर्बी टेरा को गाइड कर रही है। खैर अब बैठने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो प्लान बनाते हैं घोस्टफेस को पकड़ने का, वही क्लासिक प्लान। वो उसकी कॉल को ट्रेस करेंगे जो मूवीज में कभी काम नहीं करता, लेकिन किर्बी के पास ऐसी सुविधा है कि वो 15 सेकंड में कॉल ट्रेस कर लेगी। पब्लिक प्लेस में वो एक वैन लेकर आई है जिसके अंदर ये काम होगा। इसके साथ है मिंडी, चैड और इथन, और आपको याद होगा कि इनका अंकल रैंडी भी कुछ इसी तरह मरा था। सैम और टेरा बाहर घूम रहे हैं और उन पर नजर रख रहा है बेली। तभी फोन भी आ गया और ऑफ कोर्स घोस्टफेस इनकी सारी चाल जानता है, वो इनके आसपास है ही नहीं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि लोकेशन ट्रेस करने पर उन्हें पता चलता है कि घोस्टफेस मौजूद है गेल के घर में। गेल को ये साथ नहीं लाए थे क्योंकि वो मीडिया वाली है, पर उसे साथ ना लाना ही घातक साबित होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए सैम और टेरा बेली की कार लेकर निकल गए और वो देखता रह गया। गेल के साथ है उसका नया बॉयफ्रेंड। घोस्टफेस उसे कॉल करता है और 6 मूवीज में ये पहली बार है जब घोस्टफेस और गेल की बात हो रही है फोन पर। उसके पास सैम का फोन भी आ रहा था, लेकिन वो पहले ही बिजी थी। उसका बॉयफ्रेंड चला गया पुलिस को कॉल करने, और इतने में वो घोस्टफेस को बातों में फंसा रही थी, लेकिन उसने उल्टा गेल को ही फंसा दिया डोई की डेथ के बारे में बोलकर। वो कह रहा था कि जैसे तुम डोई को नहीं बचा पाई वैसे इसे भी नहीं बचा पाओगी, और ये बोलते ही उसने नए बॉयफ्रेंड की बॉडी को भी सामने फेंक दिया।
यहाँ पर शुरू होता है एक अच्छा खासा चेस सीन जो कि पिछले पार्ट में मिसिंग था। गेल ने उसके मुंह पर पैन मारा, फिर एक सेफ रूम में जाकर छुप गई जहाँ पर पड़ी थी उसकी गन। उसने 2 बार दरवाजे को शूट किया लेकिन घोस्टफेस मरा नहीं। वो फिर से फोन कर रहा था और यहाँ पर हम देख पाते हैं वही फोटो जो पिछले पार्ट में रखी थी डुई के ट्रेलर में। घोस्टफेस उसे ललचा रहा था, इसलिए गेल ने 2 गोली चलाई और फिर सीधा बाहर पहुंच गई, लेकिन बाहर वो था नहीं। तब गेल ने उसका नंबर रीडायल कर दिया और यही सेम ट्रिक सिडनी ने यूज की थी स्क्रीम 3 में। जहां से वो बजा गेल ने वहीं पर 2 गोली चला दी, लेकिन तभी घोस्टफेस ने हमला बोल दिया जिससे उसकी गन भी गिर गई। उसने गेल को 2 बार स्टैब किया, लेकिन फिर भी गेल ने उसे ग्लास टेबल पर उठा के पटक दिया। अब मामला बराबरी पर आ चुका। उसके हाथ से नाइफ लेकर गेल उसे स्टैब कर रही थी, लेकिन इससे पहले उसने गेल को स्टैब कर दिया एक कांच के टुकड़े से। एक आखिरी स्टैब वो कर पाता उससे पहले वहां पहुंच गई दोनों बहनें और गन उठाकर उन्होंने घोस्टफेस को भगा दिया। लेकिन शायद आने में इन्होंने थोड़ी देर कर दी क्योंकि गेल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो कहती है कि सिडनी से कहना कि वो मुझे मार नहीं पाया, बस ये कहकर वो चल बसी। अगर आप इस फ्रेंचाइज के फैन हो या फिर आपने सिर्फ फर्स्ट पार्ट भी देखा है, तब भी आप जानते हो कि ये क्या हुआ है। पिछले पार्ट में डुई को मार दिया और इसमें गेल को। सिडनी तो है ही नहीं, लेकिन पैरामेडिक्स आकर देखते हैं कि उसकी पल्स अब भी चल रही थी। पूरा ग्रुप जमा हो चुका था और तभी वहां पर आ गया डैनी, जिसे देखकर टैरा तो खुश नहीं थी। अब वो प्लान करते हैं कि घोस्टफेस को उसी थिएटर में फंसाकर मारेंगे। उन्होंने बेली से भी बात कर ली और अब ये जाकर मिलेंगे किर्बी से सीधा थिएटर पर। लेकिन बेली उन्हें सलाह देता है कि भीड़ में ही सफर करना, तब वो अटैक नहीं कर पाएगा। उसकी सलाह मानकर वो सब पहुंच गए सबवे में, जहाँ पर सभी लोग हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स में घूम रहे थे। यहाँ पर है दुनिया भर के रेफरेंसेस, माइकल मायर्स, चकी और उसकी ब्राइड, रेडी और नॉट वाली ग्रेस जिसका रोल किया था समारा वीविंग ने, जो कि इस फिल्म के इंट्रो में मारी गई। और दोनों मूवीज के राइटर डायरेक्टर सेम है। एक फन फैक्ट यह है कि मेलिसा बरारा की जगह समारा ही सैम के रोल के लिए पहली चॉइस थी। एक मोजो जोजो हम देख पाए और आपको बता दूं कि घोस्टफेस और मोजो जोजो के वॉइस एक्टर सेम है, रॉजर जैक्सन। इतनी भीड़ की वजह से बाकी सब तो ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन मिंडी और ईथन बाहर ही रह गए। अब ये जाएंगे अगली ट्रेन में, हिंदी वाली अगली, और ये स्टेशन है 96 में ही पहली स्क्रीम आई थी। इस ट्रेन में भी ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि बेबाडोग, ढेर सारे घोस्टफेस, पिनहेड, पीच फर्स्ट, फ्रेडी क्रूगर, रॉब ज़ॉम्बी वाला माइकल, जेसन, अस वाली फैमिली, इट वाला जॉर्ज और वेलेक। मिंडी वाली ट्रेन का भी हाल यही था। उसमें थी मिडसमर वाली डैनी, द शाइनिंग वाली ट्विंस, ये सडाको है या कयाको आप देख लेना, और बिली। एचडी प्रिंट होता तो और बताता। खैर उन सबको देखकर ये सभी डरे हुए थे। मिंडी ईथन से काफी दूर थी, उसे देख पाना पॉसिबल नहीं था। बस इसी का फायदा उठाकर एक घोस्टफेस मिंडी को स्टैब करके चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। सब अपने में मस्त थे। खास बात यह है कि इस घोस्टफेस का मास्क पुराना नहीं है। सबके उतर जाने के बाद ईथन का ध्यान उस पर गया और फिर वो दोनों चल दिए हॉस्पिटल। उधर वो सब किर्बी के पास पहुंच चुके थे। सभी थिएटर में जा रहे थे, लेकिन सैम ने डैनी को रोक दिया। ये इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो सब अंदर बंद हो गए और सेफ्टी के लिए इनके पास एक गन है जो रहेगी किर्बी के पास। कुछ इस तरह ये सेफ रहेंगे अगर किर्बी घोस्टफेस ना हुई तो। सैम मिंडी के पास फोन करती है, लेकिन कोई जवाब उसे नहीं मिलता। ऐसे ही वो पहुंच गई थी अपने डैड की कॉस्ट्यूम के पास और तभी वो उसे दिखने लगा। वो उसे अकल दे रहा था कि यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो, वो भी किसी और के भरोसे। उसकी सलाह मानकर सैम ने उसी का चाकू ले लिया। अब वो किर्बी को ढूंढ रही थी कि तभी उसके पास फोन आता है बेली का और वो बताता है कि किर्बी को 2 महीने पहले काम से निकाल दिया था क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। अब वो FBI के लिए काम नहीं करती। बस ये सुनते ही सैम की सांसें फूल गई क्योंकि घोस्टफेस को फंसाने के चक्कर में ये खुद ही फंस गए। तभी स्टैब मूवी पर्दे पर चलने लगी। इधर इन दोनों का रोमांस जारी था, तभी घोस्टफेस ने स्टैब कर दिया टैरा को। चैड उससे भिड़ जाता है और तीनों ने मिलकर उसे चित कर दिया। लेकिन तभी वहां पर आ गया एक दूसरा घोस्टफेस और दोनों ने मिलकर चैड को चाकुओं से भर दिया। दोनों ये सब देख रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। भागने का ट्राई करती है, लेकिन दोनों ने उन्हें घेर लिया था। तब एक एक ईंट लेकर दोनों रेडी हो गई। अब इससे पहले कुछ हो पाता, वहां पर आ गई किर्बी जो कि इंजर्ड थी। वो कहते कि इनमें से एक ने मुझे बेहोश कर दिया था, लेकिन इन दोनों को उस पर यकीन नहीं और तभी वहां पर आ गया बेली। किर्बी कहते कि शायद यही किलर है। तभी एक घोस्टफेस बेली के पीछे आ गया तो किर्बी थोड़ा पैनिक कर गई, इसलिए बेली ने उसे गोली मार दी। और इसके बाद वो हंसने लगा क्योंकि दोनों घोस्टफेस इसके साथ ही हैं, और साथ ही नहीं बल्कि बच्चे, ईथन और क्विन। ईथन के पास मास्क है सैम की दादी यानी कि नैन्सी लोमिस का, और क्विन के पास है स्टू का। बचा बिली का मास्क तो वो है बेली के पास क्योंकि ये है तीसरा घोस्टफेस। इन तीनों ने मिलकर सारे मर्डर्स किए। किलर्स को हम जान गए, अब जाननी है वजह।
तो आपको याद ही होगा कि क्विन ने बताया था कि उसका भाई मर गया था। उसके भाई को मारा था सैम ने, क्योंकि इनका भाई था रिची, पिछले पार्ट का घोस्टफेस। उसका अधूरा सपना ये पूरा कर रहे हैं, ना सिर्फ इन दोनों को मारकर बल्कि सैम को किलर साबित करके। तभी सैम की आईडी क्राइम सीन पर रखी और उसकी फाइल चुराई डॉक्टर स्टोन के घर से। अब ये चाहते हैं कि सैम अपने फादर का मास्क पहने, फिर ये इन दोनों को मार देंगे और देखने वालों को ऐसा लगेगा कि सैम ने सबको मार दिया, क्योंकि वो तो सनकी की बेटी थी और इस सब में वो खुद भी मारी गई। इन्हें मारने के बाद ये हॉस्पिटल जाकर मिंडी और गेल को भी मार देंगे। कुछ इस तरह केस खत्म होगा। और आपको बता दूं कि ये जगह जेसन और ग्रेग की नहीं बल्कि रिची की थी। बेली ने ये उनके नाम करवा दी ताकि शक उन पे रहे, जबकि असली फैन था इसका बेटा। ये था पूरा मामला। अब वो चाहते हैं कि सैम उनके इशारों पर चले, लेकिन ऐसी वो है नहीं। यहाँ फ्लैशबैक शुरू हुई जिसमें किर्बी ने बेली को शूट किया और टेरा ने क्विन के दांत तोड़ दिए। किर्बी को ईथन ने स्टैब किया तो सैम ने ईथन के सर में ईंट मारी और फिर किर्बी के अंदर से वो चाकू निकाल कर ईथन को अपने बाप के गुण दिखाए। उसके बाद किर्बी की गन लेकर दोनों बहनें पहुंच गई ऊपर, लेकिन टेरा लटक गई। क्विन ऊपर आ चुकी थी और नीचे टेरा का वेट कर रहा था ईथन। अगर सैम ने टेरा को छोड़ दिया तो टेरा नहीं बचेगी, लेकिन सैम बच सकती है फाइट बैक करके। लेकिन अगर सैम ने टेरा को नहीं छोड़ा तो ये दोनों पक्का मरेंगी। टेरा अब भी वही चाहती है जो ये मूवी के स्टार्टिंग से चाह रही थी कि सैम उसे जाने दे, और इस बार सैम ने उसकी बात मान ली, उसे अपना चाकू देकर। नीचे जाते ही ईथन ने टेरा को स्टैब कर दिया, लेकिन टेरा ने ईथन के मुंह में चाकू घुसाकर उसे जान से मार डाला। क्विन का दूसरा भाई भी गया। सैम ने क्विन को भी मार डाला, उसे सर में शूट करके। अब तो बेली के तीनों बच्चे नहीं रहे और सैम उसे भी शूट कर रही थी, लेकिन गोलियां खत्म थी। अब इससे पहले कि बेली उसे शूट करे, वो उसे लेकर गिर गई नीचे। जब बेली की आंख खुली तो वो अकेला था और उसे कॉल आई सैम की, जो बोल रही थी घोस्टफेस की आवाज में। वो उससे घोस्टफेस वाला ही सवाल पूछ लेती है। बेली ने देख लिया कि बेली की कॉस्ट्यूम गायब है, यानी कि आखिर में सैम घोस्टफेस बन गई और वो अलग ही लेवल की ब्रूटल है। बेली को कई बार लगातार स्टैब करके उसने अपना मास्क हटाया, फिर एक आखिरी बार चाकू घुसाया उसकी आंख में, जिससे वो मर गया। इतने ही ब्रूटली इसने मारा था रिची को। बेली का खेल खत्म हुआ और साथ में रिची की मूवी। लेकिन इस फ्रेंचाइज का सबसे मेन रोल यह है कि किलर एक आखिरी बार दोबारा जरूर आता है। बेली नहीं उठा तो उसकी जगह उठ गया ईथन। वो भागकर इनकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी किर्बी ने स्टू वाला टीवी उसके ऊपर गिरा दिया, जिससे फाइनली वो मर गया। ये बहुत ही क्लेवर चीज की गई है, क्योंकि फैंस हमेशा यही कहते हैं कि टीवी गिरने से कोई नहीं मरता, इसलिए स्टू अब भी जिंदा है और वो वापस जरूर आएगा। ये दिखाने का मतलब यही है कि स्टू मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा। खैर डैनी पुलिस को लेकर वहां पहुंच गया। किर्बी को ले जा रहे थे तो टेरा रोने लगी, क्योंकि उसे याद आ रही थी चैड की, लेकिन चैड तो अब भी जिंदा है। मिंडी भी वहां पहुंच गई और कुछ इस तरह रात खत्म हुई। लेकिन बिली का मास्क अब भी सैम के हाथ में था, जिसे फेंक कर वो आगे बढ़ गई और इसी के साथ ही मूवी हो गई एंड। तो एक फार्मूला आप कितनी बार यूज कर सकते हो? इस फ्रेंचाइज ने 6 बार कर लिया और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि राइटिंग में हर बार दम होता है। ये मूवी बाकी पार्ट से एकदम अलग है, क्योंकि फोकस करती है सिर्फ नए कैरेक्टर्स पर। तो भी उन्हें नाम दिया गया कोर 4, क्योंकि उन्हीं के ऊपर मूवी थी। पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा गोरी और टेंस होने के साथ साथ ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कैरेक्टर्स को हम पिछले पार्ट से जानते हैं। कई सारे चेस सीक्वेंस हैं जो पिछली बार नहीं थे, लेकिन स्क्रीन में होते हैं। हालांकि मूवी उतनी ज्यादा स्मार्ट है नहीं, क्योंकि रेफरेंसेस के नाम पर हमें 2 बड़े सीन्स दिए गए, जिनमें से सब कुछ हमें खुद ही ढूंढना था। वो थिएटर और सबवे वाला सीन, जो कि नया है और इम्प्रेसिव भी, लेकिन स्क्रीन में ऐसा नहीं होता। रेफरेंसेस दिए जाते हैं लाइंस में बहुत स्मार्टली, उसी में असली मेहनत लगती है, क्योंकि वो सभी लाइंस होती हैं सटल, उन्हें सुनकर कोई भी इम्प्रेस हो जाए। जबकि अब ये चीज भी बदल रही है, अब ये सीधा ही सब कुछ बोल के बता देते हैं और इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए रैंडी और मिंडी में फर्क है। पिछले पार्ट्स आपने देखे हैं तो आप मेरी बात समझे होंगे। खैर अब यहाँ से फ्रेंचाइज एक नए मोड पर चल दी है, जिसमें सिडनी नहीं होगी तब तक जब तक ये फ्रेंचाइज डूब नहीं जाती। जब डाउनफॉल आएगा तो ये सिडनी को वापस लाएंगे मुंह मांगे पैसे देकर। लेकिन आगे जाकर फैंस को ये भी अफसोस होगा कि उन पार्ट्स में सिडनी नहीं थी। अब स्टूडियो का काम चल रहा है, इसलिए सब ठीक है। मतलब ये है कि अभी आप कोर 4 को ही देखोगे। हालांकि सिडनी की कमी इसमें नहीं लगती, क्योंकि स्टोरी एंगेजिंग है, एकदम जल्दी स्टार्ट हो गई थी। घूसफिस का कनेक्शन भी पिछले पार्ट से निकला, इसलिए उसमें भी कोई ज्यादा मेहनत थी नहीं। बाकी किर्बी और गेल दोनों बच गए हैं, उन्हें भी आप देखोगे। अब जैसे पिछला पार्ट स्क्रीम से मिलता था, वैसे ये सिमिलर है स्क्रीम 2 से, क्योंकि ये रिक्वल का सीक्वल है, समझे। ओरिजिनल सीक्वल का नया वर्जन। उसमें भी घोस्टफेस पिछले घोस्टफेस का पेरेंट था, बिली की मां नैन्सी, जैसे इसमें था रिची का बाप बेली। उसमें सिडनी का नया बॉयफ्रेंड था, जिसपे यकीन करना मुश्किल था, जैसे इसमें सैम का नया बॉयफ्रेंड था। क्लाइमैक्स हुआ थिएटर में, और भी कई सारे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि गेल और घोस्टफेस वाला चेस। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगला पार्ट जो आएगा वो सिमिलर होगा स्क्रीम 3 से। एट द एंड मूवी का मेन मैसेज यही था कि बड़े शहरों में लोग इतने बिजी हैं कि अगर कोई मर भी रहा हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
$33 से $35 मिलियन के बजट में अब तक ये कमा चुकी है $83.3 मिलियन और लगता है कि ये पूरी फ्रेंचाइज का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसकी एक मेन वजह जेना ओर्टेगा भी है, जो अब टीनेजर्स में काफी पॉपुलर है और स्क्रीम की मार्केट भी वही है। जेना ओर्टेगा और समारा वीविंग ने एक साथ काम किया था द बेबी सिटर किलर क्वीन में। मेकर्स चाहते थे कि टैरा के रूम में एक्स मूवी का पोस्टर हो जिसमें जेना ने भी काम किया था, पर यह कुछ ज्यादा ही मेटा हो जाता, इसलिए नहीं किया। स्क्रीम 5 के रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही ये मूवी अनाउंस हो गई थी। इस फ्रेंचाइज की ये सबसे लंबी फिल्म है। इस फ्रेंचाइज की ये पहली फिल्म है जो यूएस के बाहर शूट हुई। इसे शूट किया गया मॉन्ट्रियल कनाडा में, जबकि बेस्ड है न्यूयॉर्क में, और पहली फिल्म जो 3D में रिलीज हुई। इस फ्रेंचाइज की ये पहली फिल्म है जिसमें 3 किलर्स हैं और जेसन को मिला दो तो 4। साथ ही ये भी पहली बार हुआ जब हम एक से ज्यादा किलर्स को घोस्ट फेस कॉस्ट्यूम में देख पाए और 2 घोस्ट फेसेस ने एक साथ किसी पे अटैक किया। वैसे स्क्रीम 2 में भी 3 किलर्स थे, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट लीक हो गई थी, इसलिए रीराइट करके 2 किलर्स किए गए। फ्रेंचाइज की पहली फिल्म जिसके टाइटल में रोमन नंबर है और रोमन किलर था स्क्रीम 3 में, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। उसमें घोस्ट फेस की आवाज दी है रॉजर जैक्सन ने, जो कि शुरुआत से घोस्ट फेस की आवाज है। कॉर्टनी कॉक्स इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सभी स्क्रीम मूवीज में काम किया। इसमें आप रॉजर जैक्सन को भी गिन सकते हो क्योंकि उन्होंने सभी मूवीज में आवाज दी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 मूवीज में यह पहली बार था जब इन दोनों की आपस में बात हुई फोन पर। कोर्टनी ने इस फ्रेंचाइज की 6 मूवीज में काम किया 4 डेकेड्स तक। किसी भी एक्ट्रेस के लिए ये एक रिकॉर्ड है जो कि वो शेयर करती है रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइज की मिला जोवोविच के साथ। ये पहली स्क्रीम मूवी है जिसमें सिडनी और ड्वेन नहीं थे। 6 जून 2022 को नेव कैम्बल ने बताया था कि वो इस फिल्म में नजर नहीं आएंगी सैलरी डिस्प्यूट की वजह से। स्टूडियो ने उनकी पसंद का अमाउंट नहीं दे रहा था, जबकि वो ही इस फ्रेंचाइज की जान है। और ये हाल तब था जब स्क्रीम 5 एक बड़ी हिट साबित हुई थी। नेव को उनके बाकी को स्टार्स ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि मैथ्यू लिलर्ड। मैथ्यू ने बोला था टॉम क्रूज मेवरिक 5 के लिए कम पैसे लेगा क्या, तो फिर नेव क्यों ले। और बात ठीक भी है, जिसने फ्रेंचाइज बनाई उसे ये आपने फ्रेंचाइज से निकाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आपका काम सही चल रहा है। इस फ्रेंचाइज में ये पहली बार हुआ जब किलर को सिडनी से कोई मतलब नहीं था। पहले स्क्रिप्ट में सिडनी का एक मेजर रोल था, लेकिन बाद में इसे पूरी तरह चेंज कर दिया गया। नहीं तो पहले ये मूवी को 4 थी। सैम का रोल भी उतना मेजर नहीं था। 5 सालों में यह हेडन पैनेटियर का पहला एक्टिंग रोल है। वैसे किर्बी पिछले पार्ट में ही वापस आ जाती, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि हेडन है कहां पर। बड़ी मुश्किल से उन्हें लोकेट किया, तब जाकर इसमें वो नजर आई और अब उनके करियर की एक नई शुरुआत होगी। डॉक्टर स्टोन यानी कि हेनरी जर्नी भी रेडी और नॉट में थे। 17 साल की उम्र के साथ जैक चैंपियन सबसे यंग घोस्टफेस हैं। इससे थोड़ा पहले जैक चैंपियन की फिल्म रिलीज हुई थी एवाटार द वे ऑफ वाटर, लेकिन उसकी शूटिंग जैक पूरी कर चुके थे 2018 में। एवाटार 3 में भी वो नजर आएंगे जो आएगी 2024 में, लेकिन उसकी भी शूटिंग वो 2018 में पूरी कर चुके। डरमॉन्ट मल्रोनी और कोर्टनी कॉक्स पहले एक साथ काम कर चुके हैं फ्रेंड्स में। जो चेस सीन था उसमें कोर्टनी ने अपने सारे स्टंट्स खुद किए थे। इसके एक मार्केटिंग स्टंट की वजह से काफी पैनिक भी हुआ था। उसके तहत कई सारे लोग घोस्टफेस कॉस्ट्यूम्स पहनकर कई सारे शहरों में गए थे, जिनमें सोनोमा भी था जहां पर ओरिजिनल मूवी शूट हुई थी। उस दिन पुलिस को दुनिया भर की कॉल्स आई। डॉक्टर स्टोन वाले ओरिजिनल सीन में जब सैम उसके घर से जाती तो वहां पर उसे एक घोस्टफेस डॉल मिलती, क्योंकि वो एक हॉरर फैन था। इस फिल्म ने इस फ्रेंचाइज में रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज्यादा सर्वाइवर्स का। इस बार सर्वाइवर्स थे 7: गेल, किर्बी, सैम, टैरा, मिंडी, चैड और डैनी। बेली ने झूठ बोला था कि किर्बी को जॉब से निकाल दिया। ये हम पहले समझ गए थे, क्योंकि अगर निकाल दिया होता तो इतनी हाईटेक वैन वो कहां से लाती। इसके इंट्रो में ही घोस्टफेस रिवील हो गया, जिसे एक दूसरे घोस्टफेस ने मार दिया। लेकिन असल में ये आइडिया यूज होने वाला था स्क्रीम 4 के सीक्वल में, जो कभी बना नहीं। उसमें जिल बच जाती और फिर एक और घोस्टफेस उसे टारगेट करता। आखिर में सैम ने बेली को कम से कम 31 बार स्टैब किया। जो भी पुरानी चीजें आपने श्राइन में देखी वो ओरिजिनल चीजें नहीं थी, उन्हें दोबारा बनाया गया इस फिल्म के लिए। इसका बॉडी काउंट है 13, सभी स्क्रीम मूवीज में सबसे ज्यादा। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, जो कि हर बार लगती है स्क्रीम वाली वीडियोस पर। 5 दिन लग गए इसे बनाने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी बाकी पार्ट्स के मुकाबले। आपको किस पे शक था और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है अब तक। मेरी है ओरिजिनल स्क्रीम, आप भी अपनी बता देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपसे पर्सनली मिल सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।